ओके, सो हमने कल पढ़े थे बैरियर्स। बैरियर्स को आप लोग मुझे बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स, नेम दैम। उनके नाम मुझे लिख के बता दीजिए यहाँ पे। हाँ, नेम के साथ बता दो। साक्षी जी, प्रियंका जी, गौरव जी, जो हमने मेन 5 बैरियर्स पढ़े थे। पारिका जी, 6 बैरियर्स। उनके नाम भी लिख दो आप लोग एक साथ। हाँ, साक्षी जी ने लिख दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। ठीक है साक्षी जी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, और उसके बाद मैकेनिकल। ठीक है, प्रियंका पांडे जी, संध्या जी, ओके, और सब, अमित जी, संतोषी जी, किरण जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बताएंगे सिमेंटिक बैरियर किस में आएगा। सिमेंटिक बैरियर हमने पढ़ा था कल, वो किस में आएगा इन 5 बैरियर्स में से। सिमेंटिक बैरियर, हाँ लिंग्विस्टिक। संध्या जी, लिंग्विस्टिक में। हाँ, वेरी गुड। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था हाई कंटेक्स्ट एंड लो कंटेक्स्ट, ये किस में आएगा। हाँ, लिंग्विस्टिक कल्चर, अच्छा, आप लोग इसको एक साथ लिखिए। हाँ, साक्षी जी ने लिख दिया है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल में। ओके, वेरी गुड साक्षी जी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। कोग्निटिव डिसोनेंस किस में आएगा। कोग्निटिव डिसोनेंस, वेरी गुड प्रियंका जी, रेणु जी, साइकोलॉजिकल, मेघा जी, साक्षी जी, और सब भी आंसर करो। काजल जी, हम्म, क्या बोल रहे हो पारिका जी। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफेंसिव एटीट्यूड एंड क्लोज्ड ब्रेन, ये किस में आएगा। साइकोलॉजिकल में। साइकोलॉजिकल, साक्षी जी का आ गया है। ओके, रिसीवर अनफेमिलियरिटी विद मीडियम, ये किस में आएगा। रिसीवर अनफेमिलियरिटी विद मीडियम, मैकेनिकल में। आपने पढ़ा था ये मैकेनिकल में। थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ये आएगा फिजिकल में। ठीक है, ये इसमें उसमें अलग से हेडिंग दी हुई है फिजिकल में। हाँ जी, ठीक है। ओके, सब्जेक्टिव स्ट्रेस किस में आएगा। सब्जेक्टिव स्ट्रेस फिजिकल में, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल्स एंड पॉलिसीज, ये किस में आएगा। रूल्स एंड पॉलिसीज, रूल्स एंड पॉलिसीज किस में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल में। ठीक है, मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया ना 5 बैरियर्स। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म, हम्म,
हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे, हमने मैकेनिकल बैरियर्स तक पढ़ लिए थे, कुछ और टर्म्स दी गई है जो दी गई है। द वेरियस कम्युनिकेशन बैरियर्स एट वर्क प्लेस आर एज फॉलोज। ठीक है, वर्क प्लेस के लिए कुछ और टर्म्स दी गई है, तो एक बार हम इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को आवाज और स्क्रीन सब दिख रहा है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। हेलो। हाँ जी, तो वर्क प्लेस में क्या होता है? लैंग्वेज का बैरियर। ठीक है, तो लैंग्वेज का बैरियर हमने समझ लिया था, जब हम सेम मैसेज हम किसी और दूसरा कोई इंसान हमें देता है तो वो थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर लेता है, या फिर उनकी लैंग्वेज की वजह से वो थोड़ा इंटरप्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बैरियर आ सकता है हमारे वर्क प्लेस में। दूसरा है परपेचुअल बायसेस। परपेचुअल बायसेस क्या है? जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि अगर कोई जो मैनेजर है, जो उनके मैनेजर जो है उनके कोई बहुत अच्छे जिनसे रिलेशन है, उनके साथ वो थोड़ा बहुत बायसनेस कर देंगे। तो इसमें क्या लिखा है? द मोस्ट कॉमन परपेचुअल बायसेस आर स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस। मतलब हमारी कुछ धारणाएं पहले से बनी होंगी। जैसे क्या होता है घर में भी, जैसे होता है कभी कभी कि चाहे वो एक इंसान वो काम करे भी ना, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़ा बच्चा भी होता है, तो क्या होता है कि हमें लगता है इसने ही ये काम किया होगा, इसने ही झूठ बोला होगा, या इसने ही, मतलब हर एक चीज अगर वो एक वो बन जाती है, हमारी पहले से एक धारणा बन जाती है कि ये काम इसने ही किया होगा, चाहे वो उसने किया भी ना हो, चाहे वो दूसरे ने कर दिया होगा। लेकिन हमारी जो धारणाएं बन जाती हैं, तो हम उसी तरीके से फिर बायसनेस कर देते हैं। तो वैसा ही हमारे वर्क प्लेस में भी होता है। जो हमारे टीचर की हमारे प्रति एक बार धारणा बन गई, बोलते हैं ना कि हमारा जो पहला जो इम्प्रेशन होगा वही फिर लास्ट तक चलता है ना? तो वैसा ही यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने एक इंसान को ऐसा बना ली उनके बारे में कि ये गलत कर सकता है, तो फिर ऐसा बीच बीच में बायसनेस हो सकती है वर्क प्लेस पे। ठीक है, या फिर प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन एक ही इंसान को बार बार पॉइंट आउट करना। या सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस, मतलब अपनी हमने जो स्वयं की हमारी बनी हुई है पहले से कुछ, हमने बोलते हैं, मतलब प्रोफेसिस का मतलब भविष्यवाणी से लिया गया है ना? तो मतलब वही कि हमारी जो पहले से हमने सोच लिया, हमने बता दिया कि हाँ इसने ही ये किया होगा। ठीक है, तो ये है परपेचुअल बायसेस। उसके बाद आता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। तो आर परसेप्शन इज आल्सो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। लाइक क्या होता है, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम कम्युनिकेशन में कैसे बाधा आ सकती है। जैसे मान लो कोई लड़की है, पहले से वो एक मतलब वो गर्ल्स स्कूल में पहले से पढ़ी है, उसके बाद कॉलेज में भी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहीं जाती है बाहर काम करने, तो वहां पे उसको उस कुछ मेल फ्रेंड्स उसके बनते हैं, और वहां पे क्या होता है कि किसी एक मेल से उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मतलब कुछ भी उनके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी उस एक पर्सन की वजह से वैसी ही धारणा बन जाएगी, मतलब उसका एक्सपीरियंस वैसा ही बन जाएगा। तो जब वो कहीं भी जाएगी, तो जब उसके सामने कोई मेल, जो उसके सामने उसके कोई कलीग्स आएंगे या कोई बॉस आएंगे, तो वो उनसे ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, है ना? तो मतलब वो बैरियर आ जाएगा उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, तो ये हुआ इम्पर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद है कल्चरल डिफरेंस। तो कल्चरल डिफरेंस वही है कि हमारी हर एक कल्चर की अलग अलग जो वैल्यूज है, जो मतलब उनके जो मोरल्स है, हर एक चीज अलग अलग होती है ना? तो उनकी वजह से कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन बाधित हो सकती है, बैरियर्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन बैरियर्स की। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये एक छोटा सा बस टॉपिक था हमारा। हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं नॉइज पे। ठीक है, तो नॉइज भी एक, अगर हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो उसमें दो तरह के आएंगे। पहला है नॉइज और उसके बाद है बैरियर्स। ठीक है, तो बैरियर्स हमने पांच के पांच बैरियर्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं नॉइज। तो नॉइज एक अलग से ही बैरियर बनाना पड़ा, क्योंकि वो
क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसी चीज को बाधित करने में, हमारी कम्युनिकेशन को बाधित करने में। ठीक है, तो नॉइज को अलग से ही इन्होंने रख दिया। तो नॉइज क्या है? जब हम अपनी बातों को बता रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके बीच, उसके आसपास का जो शोर है वो है नॉइज। ठीक है, शोर, जो आसपास का जो शोर है जब हम बातें कर रहे हैं, वो नॉइज कहलाता है। तो शोर क्या है? शोर वह है जो पर्यावरण में होता है, हमारे एनवायरमेंट में होता है, जो जिसके कारण संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को सही तरीके से अधिग्रहण नहीं कर पाता है। मतलब जो रिसीवर है हमारे मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें उदाहरण के लिए एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिए हुए है, जैसे कि हम सड़क के किनारे का शोर। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं ऐसी जगह पे रहती कि यहाँ पे मतलब रोड साइड जगह पे कहीं रहती मैं, तो क्या होता, आपको आवाज आती रहती फिर पूरा टाइम, है ना, बसेस की, ट्रेन की, बाइक्स की, इन सब की, है ना। तो ये क्या है? सड़क के किनारे का शोर। तो ये हमारी कम्युनिकेशन को बाधित करता। उसके बाद व्यक्तियों का लगातार बात करने का शोर, जैसे आसपास मेरे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो तब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो शोर। उसके बाद आता है लाउड स्पीकर, जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, लाउड स्पीकर की वजह से। उसके बाद आता है खराब लिखावट, है ना। हम जैसे कुछ वर्बली अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, या फिर हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में होता है ना कि किसी ने बहुत अच्छा भी लिखा हो, लेकिन अगर टीचर को ही समझ में नहीं आ रही उनकी राइटिंग, तो फिर वो मार्क्स कम ही देंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो ये भी एक तरह का शोर ही है। ठीक है, वर्बल शोर है ये। उसके बाद है उच्च या निम्न उच्चारण, या तो मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा, या बहुत धीरे बोल रही हूँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, रोशनी की कमी आदि, जैसे कि कुछ लाइट्स वगैरह कम है उसकी वजह से। ठीक है, तो सहज और प्रभावी संचार के लिए शोर नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो संचार हो, वो अगर इफेक्टिव इफेक्टिव हमें करना है, इजी करना है, तो उसमें शोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ नॉइज भी, जैसे हमने बैरियर्स पढ़े थे, वैसे ही टाइप ऑफ नॉइज भी है, फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, तो ये क्या क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है शारीरिक शोर, फिजियोलॉजिकल नॉइज। तो ये क्या है? इट इज डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय हंगर, फटीग, हेडेक, मेडिकेशन एक्सेट्रा। तो जैसे अभी मैं कहीं मैं बहुत, जैसे अभी हम क्लास ही ले रहे हैं, है ना, और आप सुबह से कोई काम करके आए हो, या क्लासेस से आए हो, अपने कॉलेज से आए हो, और अभी आपको भूख भी लगी है, लेकिन क्लास हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? फिजियोलॉजिकल नॉइज होगी आपके अंदर। क्या होगा? मतलब आपको भूख लगती रहेगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, तो क्या होगा? वो एक, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें वो बाधित करेगा, वो शोर होगा, है ना, हमारी कम्युनिकेशन के बीच का शोर है वो। ठीक है, जो भूख है, जो थकान है, सिर दर्द है। ठीक है, तो ये क्या हुए? हमारे फिजियोलॉजिकल, हमारे शारीरिक शोर हुए ये। ठीक है, उसके बाद आता है भौतिक शोर। तो भौतिक शोर क्या होंगे? फिजिकल नॉइज, मतलब जो वातावरण से शोर हो रहा है, जैसे कि हम ट्रैफिक और खराब लाइट, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बातें करते हुए आ रहे हैं रोड से, है ना, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बार बार आवाजें आ रही है, तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, या फिर हम ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंस गए, है ना। तो इन सब की वजह से जो हमारे मतलब बाहर का जो शोर है, फिजिकल जो शोर है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन बाधित हो रही है। तो ये क्या हुआ? भौतिक शोर। ठीक है, खराब लाइट, जैसे कि मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ और लाइट ही नहीं है ना, तो ये क्या होगा? फिजिकल नॉइज है, बाहर की नॉइज है, ये बाहर का शोर है ये। ठीक है, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक शोर। तो मनोवैज्ञानिक शोर क्या है? हम दूसरों में से कैसे संवाद करते हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह और रक्षात्मक भावना की वजह से उत्पन्न शोर। उदाहरण, बातों को भूल जाना, लड़कियां कमजोर होती हैं। हाँ, जैसे हमने वहीं पे पढ़ा था, बैरियर्स में भी हमने इसको पढ़ा था। जैसे
मनोवैज्ञानिक शोर क्या होगा, हमारे मन का जो शोर होगा, मतलब हम किसी बातों को भूल गए या फिर हमने सोच के रखा है कि लड़कियां कमजोर होती है ना, तो ये क्या है, ये है मनोवैज्ञानिक शोर, साइकोलॉजिकल शोर नॉइज। ठीक है, उसके बाद आता है शब्दार्थ संबंधी शोर। शब्दार्थ संबंधी शोर क्या है, कठिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करने से जो शोर उत्पन्न होता है, सिमेंटिक नॉइज इसको बोलते हैं। सिमेंटिक नॉइज वही कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूँ, है ना, तो फिर वो समझ नहीं आ पाएगा। जैसे कि मैं सरल वर्ड्स का भी यूज कर सकती हूँ, इजी वर्ड्स का भी मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन उसी की जगह में मैं बहुत हार्ड वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा समझने में क्या होगा, हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या होगी, इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, शब्दार्थ संबंधी शोर। ठीक है जी, तो ये हमारा नॉइज इतना ही है। ठीक है, नॉइज हमने पढ़ा और बैरियर्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, बस आपको याद रखना है, नॉइज क्या है, शोर, मतलब हमारे आसपास का शोर। तो ये फिर हमने बांट दिया अलग, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल और सिमेंटिक। ठीक है, 4 टाइप्स में। और उसके बाद बैरियर्स, क्या बैरियर्स है, बाधा, है ना, बीच में आने वाली बाधा, हमारी कम्युनिकेशन के बीच में आने वाली बाधा। ठीक है, बस शोर भी वही है, बाधा ही है शोर भी, लेकिन शोर एक अलग से बना दे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी टर्म हो रही थी, है ना, कि कोई मतलब एक जो एक छोटा सा एक टॉपिक, सब टॉपिक था, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अलग से एक टॉपिक ही बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। हेलो, आप लोग हो क्लास में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छा, क्वेश्चन भेजा मैंने शोर से रिलेटेड, अगर उसे डिस्कस करना है हम तो। हाँ जी, मैं बाद में देखती हूँ ये करके, ठीक है, अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगी, अभी देखते हैं लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बैरियर्स कैन बी कैटेगराइज आर एज फॉलोज। तो हम बैरियर्स कैसे कैसे कैटेगराइज्ड इन्होंने की है, जैसे कि सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स और चैनल ओरिएंटेड बैरियर्स। ठीक है, तो मैं आप लोग को ऐसे बता देती हूँ, सेंडर ओरिएंटेड बैरियर क्या है, जैसे कि मैं कुछ बता रही हूँ, है ना, मैं जो सेंडर हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो these can be environmental surrounding the sender, his nature, मतलब ये कैसा बैरियर होगा, जो मेरी वजह से होगा, मतलब सेंडर का जो नेचर है ना, मेरा जो नेचर है, मैं कैसे बता रही हूँ, मैं कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, या फिर मेरे कुछ ओपिनियंस है ना, मेरे खुद के जो ओपिनियंस है, अगर मैं उनकी वजह से कुछ बाधा हो रही है। पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पैटर्न्स क्या है, मतलब वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब, है ना, ये वाली चीज। उसके बाद एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड, सिंबल्स एंड साइन, और मैं आपको कितने अपने वर्ड्स से, अपने सिंबल्स से, अपने साइंस से समझा पा रही हूँ। ठीक है, मतलब ये मेरी तरफ से जो बैरियर्स आ रहे हैं वो होंगे सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स। ठीक है, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इफ द सेंडर डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑफ द रिसीवर। तो ये कब हो सकता है, जब मुझे ये ना पता हो कि जो आप लोग हो, आप लोग आप लोग की सिचुएशन क्या है अभी, या आप लोग का एनवायरनमेंट या आपका कल्चर क्या है, अगर मुझे ये नहीं पता है, अगर मान लो मैं किसी बाहर के लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लोग भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मैं तो अपनी तरीके से समझाऊंगी, जैसे मुझे समझाना है आप लोगों को, मुझे तो बस आप लोगों को पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जो रिसीवर है, सामने वाला जो है, उसमें कोई और लोग भी ऐसे जुड़े हुए हैं जो एकदम डिफरेंट कल्चर के है, या डिफरेंट है थोड़े, ठीक है, डिफरेंट जगह से है, ठीक है, बाहर से है कई। तो क्या होगा, मैं तो अपनी तरह से समझाती रहूंगी, लेकिन मैं उनकी चीजों को नहीं समझ पाऊंगी कि मुझे कैसे उनको समझाना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, मेरी तरफ से जो बैरियर्स आएंगे वो होंगे सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स। ठीक है, उसके बाद है रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स। तो ये क्या है, देयर कैन बी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द रिसीवर एज वेल।
These include attention of the receiver, his physical and emotional state, attitude towards the sender, etc. तो इसमें क्या है, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर। ये क्या है, जब आप जो रिसीवर्स हो, आप या तो मतलब मेरी जो बात को बहुत अटेंटिवली नहीं सुन रहे हो, है ना, मैं कुछ बता रही हूँ और आप अटेंटिव नहीं हो उस टाइम, तब जो बैरियर होंगे। या फिर आपकी फिजिकल और इमोशनल स्टेट थोड़ी गड़बड़ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आपको आपको किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ रिलेटेड या इमोशनली कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस स्टेट की वजह से आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। या फिर एटीट्यूड टुवर्ड द सेंडर, या फिर आपका जो एटीट्यूड है, मतलब आपकी, वही इसमें भी यही बात आ जाएगी कि आपकी धारणाएं कैसी हैं मेरे प्रति। जैसे क्या होता है, हम एक बार पहले से बना लेते हैं कि इन टीचर से मुझे अच्छा समझ में आता है, इन टीचर से मुझे समझ में नहीं आता, तो वो ना कितना भी अच्छे से आपको पढ़ा ले, तो फिर हमारी जो एक बात बनी हुई होती है ना, वो हमें आता ही नहीं है समझ। तो ये चीजें भी थोड़ी बहुत हमारी इसको बाधित करती है ना। ये रिसीवर ओरिएंटेड, मतलब आप लोगों के लिए ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैनल ओरिएंटेड बैरियर। तो चैनल ओरिएंटेड बैरियर क्या है, बैरियर्स कैन आल्सो बी created during transmission of the information. These can be due to availability and use of channel, wrong selection and inappropriate handling of the channel, distractions in the process, etc. तो चैनल ओरिएंटेड क्या हुआ, जैसे कि हमने जो चैनल है हमारा, वो हमने गलत चूज करा, है ना। हम ऑनलाइन हम ऑनलाइन नहीं यूज कर सकते थे इस टाइम पे, बहुत बारिश हो रही है, या फिर बहुत मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है कि हम नेटवर्क यूज नहीं कर सकते थे, और तब भी हमने इसको ही यूज चूज किया। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बाधित होगी, ठीक है। तो ये हुए ऐसे वाले चैनल ओरिएंटेड जो बैरियर्स हैं। तो ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, सुपरवाइजर्स मैनेजर मस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द रिमूव द बैरियर्स। तो कैसे बैरियर्स को कैसे रिमूव करना है ना। तो इन्होंने क्या बताया है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फीडबैक, human resources should use simple language, level of knowledge, listen carefully, control emotions, watch for non verbal cues और body language, ठीक है। तो अब हम जब ये वाली सारी चीजें यूज करते हैं, क्या क्या बताया इन्होंने, रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें मतलब फ्लो में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फीडबैक, मतलब हमें जो मैसेज मैंने आपको सेंड किया, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दो, तब मुझे समझ आएगा कि हाँ कुछ बैरियर नहीं आया बीच में, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सही हुई, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज को सिंपल यूज करूँ, ठीक है। उसके बाद है लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब हमारी जो लेवल्स है नॉलेज का, जो मतलब वही बात आती है फिर से कि जो हमारे लेवल है, मैं लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊं कि अभी आप लोग कहाँ पे हो, है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको हम किसी और तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोगों को कुछ और तरीके से पढ़ाएंगे। लिसन केयरफुली, हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। कंट्रोल इमोशंस, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके, ठीक है, हमें सुनना पड़ेगा या समझनी पड़ेगी चीजें। उसके बाद है वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज, और हमें नॉन वर्बल मतलब वही सब, जब हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जो हम कुछ साइन सिम्टम्स जो साइंस जो हम देते हैं, सिंबल्स जो हम देते हैं, उन सब से भी हमें समझना पड़ेगा। तो क्या होगा, हम अपने बैरियर्स को कम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, इन सब बैरियर्स को रिमूव करके, या फिर इन सब चीजों को ठीक करके, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है जी। तो ये हुए हमारे बैरियर्स। नेक्स्ट मैम चैनल ओरिएंटेड बैरियर के, या फिर ये अलग से बताया आपने?
हाँ जी, क्या? ये ओवरकमिंग बैरियर्स आपने जो बताए हैं अभी लास्ट में 7 पॉइंट्स, ये अलग अपने अलग रूप में है या फिर ये चैनल ओरिएंटेड बैरियर के पार्ट्स हैं? नहीं नहीं, ये पार्ट्स नहीं है, ये है कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं बैरियर्स को। मतलब जो बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन में जो बाधाएं रुकावटें आई है, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। ओके ओके, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन पे। तो अभी जैसे हम, यूजीसी का फेवरेट है ये। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फेवरेट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ओके, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था ना, हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो हमने पढ़े थे 7 C's एंड 4 S, है ना, हमने ये पढ़ा था। अब हमें क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ना है कि हम उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है ना, आप ये 2-3 जगह पढ़ोगे। एक तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में आप शायद पढ़ लिए होंगे, है ना, कि टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, वो हर पढ़ते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ोगे कम्युनिकेशन में। तीसरा आप लोग उसमें पढ़ोगे जो हमारा पेपर 2 का टीचिंग मेथड्स है ना, उसमें भी हम पढ़ते हैं ये क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें एक पढ़ाना है हमें, मतलब हम लोग क्या नेट जेआरएफ क्यों करते हैं, हमें प्रोफेसर बनना है ना। तो उसके लिए क्या है, जरूरी है हमें कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, क्लासरूम में हमें कैसे पढ़ाना है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। Effective communication, a teacher has to be a good speaker as well as an active listener. ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगी, जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा। आप भी मुझे कुछ बताओगे, मैं आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो तभी हमारा जो क्लासरूम है उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, जो टीचर है वो एक गुड स्पीकर प्लस गुड लिसनर भी होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ गुड स्पीकर ही नहीं होने चाहिए, उनको बच्चों की भी सुननी चाहिए, स्टूडेंट्स की भी उनको सुननी चाहिए। ठीक है, अब हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो हम कैसे एक क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बी क्लियर, है ना, हमें किसी भी एक टॉपिक के लिए पूरा क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करके तब बताना चाहिए। ठीक है, तो बी क्लियर, कीप इट प्रीसाइज, उसको जितना आप छोटा कर सकते हो। हमने पढ़ा था ना शॉर्ट एंड सिंपल, हमें जितना हम शॉर्ट एंड सिंपल करके चीजों को पढ़ते हैं, हम उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे आगे, उसको उतना ही ज्यादा याद भी रख पाएंगे। ठीक है, टेक आर्टफुल पोजेस, हमें बीच बीच में, मतलब क्या है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो टीचिंग है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है ना। तो टेक आर्टफुल पोजेस, मतलब हमें ऐसे बीच में ऐसे पोजेस लेने चाहिए कि बच्चे, मतलब जैसे हम वो करते हैं ना कि आवाज को कभी तेज करा, कभी कम किया, कभी बीच में कुछ और सवाल पूछे, है ना, कभी बीच बीच में आप लोगों से कुछ पूछ लिया कि आप लोगों को समझ आया, या फिर ये बताइए इसका एग्जाम्पल क्या था, है ना। तो ऐसे बीच बीच में हमें कुछ पोजेस लेने चाहिए। उसके बाद है नो योर स्टूडेंट्स, हमें अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी वीकनेस क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो नो योर स्टूडेंट्स, बी ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, मुझे कोई बताओ, यहाँ पे क्या समझोगे आप लोग? हेलो, हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है बात तो आपकी। यस मैम। अच्छा,
बताओ मुझे ह्यूमरस का मतलब आप लोग क्या समझोगे इससे यहाँ पे? हंसते खेलते हुए ले क्लास। बिल्कुल। तो मतलब क्या, टीचर्स को कैसा ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम मजाक मजाक में सब सब करे, मतलब हंसी मजाक सब करे क्लास में। तो इस तरीके से हमें क्लास लेनी चाहिए। उसके बाद एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है? क्या होता है? सहानुभूति। तो हमें स्टूडेंट्स के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। हम उनको समझे, उनकी चीजों को हम समझे, अपने अपने पे ले उनको, और तब हम किसी चीज को उनको समझाए। ठीक है। प्रमोट इक्विटी, मतलब हम हर किसी को इक्वल समझे, हम बीच में कुछ बायसनेस ना करें। ठीक है। लेट स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए उनको बार बार बोले, या फिर उनको क्या बोलते हैं मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ बीच बीच में। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चंस मतलब उनको पूछने के लिए प्रेरित करें। ठीक है। अब उसके बाद है एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। वही बात है कि स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें, उनको प्रेरित करें ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद है अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाती है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है मुझे, कि मैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों को ऐसे देख नहीं पाती हूँ कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। उससे ही समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आया कि बस आप ऐसे ही हाँ बोल रहे हो कि हाँ आ गया, है ना। तो ये ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, हम एकदम समझ जाते हैं स्टूडेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, है ना। तो ये भी हमारा होना चाहिए क्लास में। उसके बाद है आस्क क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए बीच बीच में। ठीक है। कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी पूछो, बस उनको ऐसा होना चाहिए कि आप उनकी भी सुन रहे हो और आप अपनी भी बता रहे हो। ठीक है। उसके बाद है मोटिवेट स्टूडेंट्स, और हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट, हमें सम्मान भी करना चाहिए, स्टूडेंट्स का भी सम्मान करना चाहिए। बोलते हैं ना कि अगर आप सम्मान करोगे तभी आपको वापस सम्मान मिलेगा। ठीक है। तो हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए स्टूडेंट्स की भी। उसके बाद आता है यूज एड्स, हमें बीच बीच में कुछ एड्स भी यूज करने चाहिए। जैसे अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन हम यूज कर रहे हैं, या फिर हम कुछ और भी, जैसे अगर कोई ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, या फिर कोई वीडियोस को दिखा के उसको ऐसे इस तरीके से यूज करेंगे, तो बीच बीच में एड्स को भी यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है रीइंफोर्स लर्निंग, लाइक हमें कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ अवार्ड्स देने चाहिए बच्चों को। ठीक है। तो हमारी जो लर्निंग है वो ज्यादा इफेक्टिवली होगी, हम थोड़ा सा और ज्यादा उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट भी उनको देना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, और हमें उनको, जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़ा, एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए, हमें उनको सुनना भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन 5 मेजर फैक्टर्स। 5 मेजर फैक्टर्स पे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो चलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे टीचर, स्टूडेंट, मैसेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया। ठीक है। तो हमारे पहले तो हुए हमारे टीचर, उसके बाद हमारे हुए स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर हम जो मैसेज दे रहे हैं, मैसेज। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मेथड, हम किस तरीके से दे रहे हैं, एंड मीडिया, हम क्या यूज कर रहे हैं, मीडियम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स। So the principles of effective classroom communication have been discussed under the following 4 headings. ठीक है। तो 4 हेडिंग्स के अंडर हम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल्स फॉर टीचर, टीचर्स के लिए क्या प्रिंसिपल्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स फॉर मैसेज डिजाइन, हमें मैसेज कैसा बनाना चाहिए, हमें जो मैसेज देना है वो कैसा उसको डिजाइन करना चाहिए।
उसके बाद है प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, और हमें कैसे इंस्ट्रक्शनल मेथड और मीडियाज को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए उसके लिए प्रिंसिपल्स। उसके बाद है प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कैसा हमें एनवायरनमेंट चाहिए, है ना, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स है। ठीक है जी, तो सबसे पहले है हमारा प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। ठीक है, टाइम क्या हुआ है, हाँ अभी हम पढ़ सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स क्या है, अ टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए टीचर्स के अंदर। तो सबसे पहले डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग, मतलब उनको खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, या उनका जो परसेप्शन होना चाहिए वो अबाउट सराउंडिंग, मतलब क्लास जो है हमारी उसके बारे में मुझे पहले से पता होना चाहिए, है ना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों की स्ट्रेंथ्स क्या है, आप लोगों की वीकनेस क्या है, वो मुझे उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टीचर का एक पहला प्रिंसिपल हुआ। उसके बाद है डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर है उसके अंदर जैसे एक मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसको बीच बीच में मैं पढ़ती रहूं, मतलब ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ एक बार जो मैंने नॉलेज ले ली, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में मैंने जो एक बार पढ़ लिया और मैं बस उस पे ही एक स्थिर होके रह गई। मुझे बीच बीच में उसकी नॉलेज लेते रहना चाहिए, है ना। बीच बीच में हमें, जैसे जो टीचर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई मैथ्स के टीचर है, तो क्या है कि उनको मैथ्स आता है, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको मैथ्स नहीं आता है या कुछ वो है, तो क्या है मैथ्स उनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उनको भी बीच बीच में अपने सब्जेक्ट के बारे में, अभी नया क्या हो रहा है, अभी नई चीजें हम उसमें क्या यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको क्या क्या हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, हर एक स्टूडेंट उसको समझ पाए, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या हुआ, मतलब टीचर्स के लिए है कि उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बीच बीच में इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि उसने उनको बीच बीच में क्या है, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज करते रहने चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंड द लर्नर्स, मतलब जो सीखने वाले हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको हम समझे। ठीक है, टीचर्स जो है उनको अपने सीखने वालों, अपने स्टूडेंट्स को समझ के तब उनको कुछ चीजों को समझाए या उनको समझे, मतलब उनको अंडरस्टैंड करे, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करे। ठीक है, उसके बाद है डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, और हमें अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी डेवलप करना चाहिए, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, लाइक मुझे अगर मुझे किसी चीज को पढ़ाना है तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा। अपनी वर्बल, जैसे कि मैं अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करूं, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहाँ पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो जो टीचर है उनको अपने वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ बोथ जो कम्युनिकेशन स्किल है उन पे काम करते रहना चाहिए। उसके बाद नॉलेज अबाउट पैडागोजी एंड एंड्रागोजी, तो ये आप लोगों ने अभी उसमें पढ़ा होगा ना, टीचिंग में। पैडागोजी एंड एंड्रागोजी क्या होता है? हाँ जी, हेलो। पेडागोजी टीचर सेंटर्ड होगा, और एंड्रोगोजी है स्टूडेंट सेंटर्ड, अडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन, तो क्या है, हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें किस तरीके से, मतलब जैसे वही छोटे बच्चों वाली जो हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें उस टाइम पे कैसा होना है, या फिर हम बड़े बच्चों को जब पढ़ाएंगे तब हमें कैसा होना है, या उनसे किस तरीके से बात करनी है, हर एक चीज डिफरेंट हो जाएगी दोनों में, है ना। तो इस चीज का नॉलेज होना चाहिए टीचर को। उसके बाद है एडोप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। क्या है कि जो टीचर्स हैं
या कोई भी, हर किसी को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब हर एक जगह पे वो एडजस्ट कर पाए, या फिर अपने पढ़ाने के तरीके में भी वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो कि हाँ, अगर कोई मैथ्स का जो सम है वो हमें हमेशा बोर्ड पे ही लिख के समझाना है ना, ऐसा ना हो। हम कभी वीडियोस के जरिए भी समझा सकते हैं अगर बोर्ड से नहीं आ रहा है बच्चों को समझ में, या फिर हम कुछ और मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कुछ पिक्चर्स के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ भी ऐसी चीजें यूज करके, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू, ऐसे हम कुछ कुछ तरीकों से समझा सकते हैं। तो हमें कुछ फ्लेक्सिबल अप्रोचेस को भी अडोप्ट करना चाहिए अपने टीचिंग में। नेक्स्ट है बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड। और हमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड होना चाहिए। मतलब किसी भी एक स्टूडेंट के लिए कोई ऐसे हमें बायसनेस ना हो, है ना, कि हम किसी, मतलब हम ऑब्जेक्टिव रहे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताओ मुझे। एक सेकंड। ऑब्जेक्टिव का मतलब है किसी भी विषय के केवल उतने ही पैरामीटर्स पे बात करना जहां तक वो है, और सब्जेक्टिव है कि उस विषय के आसपास की चीजों को भी पढ़ना। देखो सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में क्या होगा कि हम अपनी भी सोच को उसमें लगा देंगे। अब जैसे मैं किसी को, मेरे जो कुछ ओपिनियंस हैं कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मुझे पसंद हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, हर किसी की अलग क्वालिटीज होती है, हर किसी का अलग नेचर होता है। तो मैं अपनी सब्जेक्टिव, अपना जो मेरा खुद के जो ओपिनियंस है, मैं उनको वहां पे यूज ना करूं। मैं ऑब्जेक्टिव रहूं, मतलब मैं ऐसे रहूं कि हर किसी को समझूं। मैं अपनी सब्जेक्टिव जो चीजें हैं, जो मेरी खुद की है, उनको मैं अलग रखूं। हम बोलते हैं ना, अपनी जो प्रोफेशनल जो चीज है, हमको उनको अलग रखना चाहिए, जो पर्सनल है उसको अलग रखना चाहिए। तो वही इसमें बात हो रही है कि हम किसी भी चीज को सब्जेक्टिव ना बनाएं, हम खुद की सोच के अनुसार हम किसी चीज में बायसनेस ना करें, ठीक है। तो ये होता है बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स की ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी। क्या टाइम हुआ है, ओके। नेक्स्ट चले, आप लोगों को समझ में आया पूरा? हेलो, जी यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम एक बार ये और पढ़ लेते हैं, फिर उनका क्वेश्चन देख लेंगे। तो प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन क्या है, द मैसेज शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारा मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आता है क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब हमारा जो मैसेज हो वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, है ना। हमारे जो जो भी मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे मैं आज आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं उन प्रिंसिपल्स को क्लियर करूं, उनको स्पेसिफिक, मतलब कुछ और चीजें ना जोड़ दूं उसमें, है ना। मतलब क्लियर हो हमारा जो जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें। तो ऑब्जेक्टिव शुड सेटिस्फाई द क्राइटेरिया बीइंग स्मार्ट, ठीक है। तो जो एक क्राइटेरिया इन्होंने बना दिया कि हमें ये यूज करना चाहिए किसी भी मैसेज डिजाइन में। सबसे पहले स्पेसिफिक, हमारा मैसेज हो वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, और ये अचीवेबल था यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ लो एक बार, मैं बाद में भेज दूंगी आप लोग को ठीक करके। मेजरेबल हो, मतलब जैसे आज मुझे कितना पढ़ाना है ना। तो एक टाइम, मतलब मैं एक मेजर करके रखूं, आधा घंटे में मैं ये पढ़ा सकती हूँ, 1 घंटे में ये पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। अचीवेबल हो, हम उसको अचीव, मतलब मैं बहुत सारे इकट्ठा करके ना ले आऊं कि आज जैसे मैं पूरा का पूरा मैंने बोल दिया कि आज में मुझे आपके सारे प्रिंसिपल्स, आपके सारे नॉइज, आपका बैरियर सब खत्म करने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा जो मैसेज हो वो अचीवेबल हो, ठीक है। उसके बाद रियलिस्टिक हो, मतलब रियल हो, है ना। यहाँ पे भी यही वाली बात है जी, हाँ हम उसको अचीव कर पाए, हम उसको कर पाए उस टाइम पे। टाइम फ्रेम्ड हो, टाइम फ्रेम्ड फिर से वही बात आती है कि जैसे 1 घंटे में मैंने आज सोचा कि मुझे आज इतना पढ़ाना चाहिए, इतना पढ़ाना ठीक रहेगा इतना आज के लिए,
ठीक है, तो ऐसा हमारा मैसेज होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 चीजें। उसके बाद है रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, उससे रेलिवेंट हो हमारा कंटेंट। कंटेंट शुड बी रेलिवेंट टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अभी हमें हमने क्या करना है, हमने अभी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, नेट जेआरएफ। तो मेरा जो पढ़ाने का जो मैं टॉपिक्स को कवर करूं, वो क्या है, मतलब मैं उस उद्देश्य से करूं कि हमारे नेट जेआरएफ में इतना आता है, हमारे नेट जेआरएफ के इतने पॉइंट्स बनते हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा मैसेज को डिजाइन करूं, ठीक है, ऐसे कंटेंट को करूं। उसके बाद है प्रॉपरली सिक्वेंस्ड। ठीक है, लाइक हमारा जो पूरा बताने का तरीका होना चाहिए वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो जैसे हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो कैसे समझता है किसी चीजों को, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाते हैं, है ना। जैसे हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि हम स्टार्टिंग में हम 12th करेंगे, उसके बाद हम 11th 10th 9th ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग नर्सरी के जी, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ऐसे हम जाते हैं। या फिर हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन के फिर हम धीरे धीरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है इजी टू डिफिकल्ट, मतलब एक सरल सी चीजों से फिर हम डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले हम पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक उसका एब्स्ट्रैक्ट एक सार निकालते हैं। जैसे अभी हमने कम्युनिकेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो हम एक सार जैसा उसमें लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, जो हमें समझ में आया। तो ये वो एब्स्ट्रैक्ट। नोन टू अननोन, मतलब हमें कैसे जाना चाहिए, किसी चीज को हम जानते हैं और उससे फिर अननोन की तरफ। ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, मतलब हम पहले किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर हम उसकी रीजनिंग, जैसे हम फिर क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब हुए प्रॉपरली सीक्वेंस, हमारा मैसेज इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद है यूज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल टू द लर्नर्स, मतलब जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो लर्नर्स है वो उसको समझ पाए। ठीक है, सरल सरल और समझने वाली हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट सिंबल्स, कुछ एप्रोप्रिएट जो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें ऐसे सिंबल्स को यूज करना चाहिए, तो ऐसे सिंबल्स को हमें अपने मैसेज में इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूड रेलिवेंट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्या है, जैसे अभी हमने अभी क्या किया, हमने स्टार्टिंग में क्विज करी, है ना, जो मैंने कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड हमने क्विज करी, तो ये क्या हुआ, इंक्लूड रेलिवेंट एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट में जैसे हमारे कोई बचपन में क्या होता था, हमारे जो चैप्टर्स होते थे उसमें लास्ट में एक्सरसाइज होती थी, है ना, तो ये होना चाहिए। मेक जनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, और हमें कुछ बीच बीच में एग्जाम्पल्स का यूज करते रहना चाहिए, ऐसा हमारा मैसेज का पूरा डिजाइन होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को ये। जी मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये और ये। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं। यस मैम, अब आ रही है। जी आ रही है। मेरा रिकनेक्ट कनेक्शन मेरा शायद कुछ हो गया था प्रॉब्लम। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों ने तो छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने कोई मैसेज किया था। शैलेश, सॉरी, गौरव जी, आपने कुछ मैसेज किया था। हाँ मैम, चैट में है वो मैसेज। नहीं, मेरी चैट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो उड़ गया मैसेज तो। आप वापस से भेज सकते हो क्या, या फिर आप ग्रुप में भेज देना। हाँ जी। आज की क्लास आप लोगों को आई समझ में? आज जो जो भी हमने पढ़ा। जी मैम। अच्छा, आप लोग एक बार सब अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ मुझे। रूपाली जी और सब लोग। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना मैं किन किन को पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो देखिए, आज ना मुझे उस जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी, आज मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, आज मैंने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाया। तब से मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, आज सही से हुआ। तो ठीक लगी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। और बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, मतलब थोड़ा सा मुझे हो रहा था, वो बैरियर आ रहे थे मेरे बीच में, फिजिकल है ना, फिजियोलॉजिकल, सॉरी। तो आप लोग मुझे बता देना, वापस से उसको हम कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। और सब लोग, रेणु जी, हेमंत जी, साक्षी जी, अमित जी, हर्षलता जी और संध्या जी, मुझे इतने लोग दिख रहे हैं। और सब? गौरव जी। ओके गौरव जी, आप करोगे अभी मैसेज कि क्लास बाद में करोगे? और आप लोगों को अभी करना है, मतलब टाइम है आप लोगों के पास, बिजी लोगों के पास? मैम ग्रुप में डाल देंगे मैम, कल करते आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर ग्रुप में डाल देना गौरव जी, हम करेंगे। और गौरव जी, आप मुझे एक बार मैसेज करना। आप मुझे क्वेश्चंस वो भेजने वाले थे ना, पेपर, वो भी भेज देना आप मुझे एक बार, ठीक है? चलिए, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा, गौरव जी का मैसेज आया है। कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? अच्छा, गौरव जी, मैं इसको ना एक बार ट्रांसलेट करके तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ठीक है गौरव जी। मैम, हाँ जी। आज तक का पीडीएफ आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। एक्चुअली कुछ कारणों से मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाया लॉन्ग टाइम तक। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आज का तो अभी करूंगी ही। और गौरव जी, आप मुझे ये प्लीज सेंड कर देना। और पेपर्स भी एक बार आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? जी। हाँ जी। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं। कौन कराएंगे प्रेयर, शांति पाठ? मैं कराऊं मैम? हाँ जी, प्लीज कराओ। कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें कोमलता से बंद। ओम का उच्चारण। ओ सर्व सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों पर लगाए। हरिओम सभी को धन्यवाद। जी धन्यवाद नीता जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करो प्लीज। हाँ जी, ठीक है जी, हरिओम, प्रणाम।